आज हम रंध्र या स्टोमेटा पढ़ेंगे। रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है वो देख लेते हैं। हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए थे कि रंध्र जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं रंध्र क्या है और स्टोमेटा में क्या होता है और इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस में जो वाटर निकलता है वो कैसे निकलता है। तो रंध्र जो होता है वो पत्तियों, तना आदि के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म वलयाकार तथा प्राकृतिक छिद्र होते हैं। ये पहले से किस में मौजूद होता है? पत्तियों में भी मौजूद होता है और तना में भी मौजूद होता है और एक छिद्र के समान होता है। ठीक है, जो प्रत्येक रंध्र दो विशिष्ट प्रकार के बाह्य त्वची कोशिकाओं के द्वारा घुरा रहता है। जो जितने भी रंध्र होते हैं वो प्रत्येक रंध्र क्या होता है? बाह्य त्वची कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं द्विबीजपत्री पौधे की जो पत्तियां होती है वो रक्षक कोशिकाएं कैसे होते हैं? गुदाकार या किडनी शेप्ड होते हैं। जबकि एक बीजपत्री पौधे जैसे ग्रैमनी कुल में हम देखते हैं तो ये डंबल आकार का होता है। रक्षक कोशिकाओं की जो रंध्र होती है वो बाह्य कोशिका भित्ति से मोटी होती है और ये अप्रत्यास्थ होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होती है। इसकी जो भित्ति होती है, वो पतली प्रत्यास्थ पारगम्य होती है और इसमें रक्षक कोशिकाओं में कोशिका द्रव है, केंद्रक है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। रक्षक कोशिकाएं जो होते हैं उसके चारों ओर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में रक्षक कोशिकाओं की सहायता करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पे क्या पाया जाता है? चित्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये किनारे किनारे वाला इसका क्या होता है? किनारे किनारे वाला एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये किनारे सब क्या है? ये एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है। इसी में कई जगह क्या पाया जाते हैं, यहाँ पे ये सहायक कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसको सब्सिडरी सेल भी कहा जाता है और ये सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गार्ड सेल को पूरी तरह से घेरे रहते हैं, सहायक सेल कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बाहरी आघात होते हैं उससे रक्षा करते हैं। इसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब इसके अंदर जाते हैं तो गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसके अंदर में क्या होता है? स्टोमा होता है, रंध्र होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। यहीं से क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है और इस तरह से ये स्टोमेटा की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, सहायक कोशिका जो होती है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने में मदद करती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे रंध्रों का खुलना एवं बंद होना कैसे होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो रंध्रों की जो औसत लंबाई होती है वो 20 से 28 म्यूएम होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 30 से 10 म्यूएम होती है। रंध्रों के बंद होने और खुलने की क्रिया जो होती है वो रक्षक कोशिकाओं की अशुद्धता और सलथ दशा पर निर्भर करता है। यदि रक्षक कोशिकाएं क्या होते हैं? अशुद्धता या टर्जिटी प्रेशर लगता है तो वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं और जैसे ही वो शिथिलित हो जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। रंध्रों की जो रक्षक कोशिका की अंदर की ओर की भित्ति मोटी होती है। रंध्र जो गार्ड सेल की कोशिकाएं होती है वो कैसे होते हैं? उसके अंदर साइड देखा जाता है तो वो कैसे होते हैं? मोटी होती है और बाह्य भित्ति पतली होती है। आंतरिक जो होती है मोटी होती है और बाह्य भित्ति पतली होती है। और रक्षक कोशिकाएं जो होती है सहायक कोशिकाओं से जल अवशोषण करती है। जो बाहर में क्या पाया जाता है? सहायक कोशिकाएं हैं, उसी से क्या करते हैं? जल को अवशोषित करती है। उसकी जो अशुद्धता में वृद्धि होती है, जैसे ही अशुद्धता में वृद्धि होती है तो जिसके कारण रक्षक कोशिकाओं की पतली भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण आंतरिक मोटी भित्ति बाहर की ओर खींचने लगती है और जैसे ही बाहर की ओर खींचता है
जिसके कारण अवतल हो जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही क्या होता है, जो रक्षक कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाते हैं, शिथिलित हो जाते हैं, शिथिलित अवस्था में आ जाते हैं या सलत अवस्था में आ जाते हैं। तो उनकी बाह्य भित्ति जो होती है पहली वाली दशा में आ जाती है, जिस कारण अंदर की भित्ति खिंचाव नहीं रह पाती, इसलिए वह अंदर की ओर अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे अधिकांश पौधे में रंध्र दिन में भी खुलते हैं, दिन में खुलने वाले रंध्रों को प्रकाशनुवर्ती रंध्र कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से संरचना पाया जाएगा। तो बाहर में क्या होते हैं, यहाँ पे गार्ड सहायक सेल होते हैं और सहायक सेल किससे घिरा होता है, गार्ड सेल से। जैसे ही क्या होता है, इसके गार्ड सेल के किनारे जो पतली भित्ति होती है उसमें खिंचाव महसूस होता है, तो वो आंतरिक वाला जो भित्ति होता है, जो मोटी भित्ति होती है, वो भी फैल जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। और जैसे ही क्या होते हैं, सहायक सेल अपनी नॉर्मल स्थिति में आती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें देखते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधे, जैसे नांगफनी है। नांगफनी में रंध्र दिन में बंद होते हैं और रात्रि के प्रकाश में क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो ऐसे रंध्रों को तिमिरनुचलित रंध्र कहते हैं। यह रंध्रों का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पौधे में अलग अलग होते हैं। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की दर सुबह और रात्रि के बीच पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय से पहले रंध्र प्रायः बिल्कुल ही बंद रहते हैं। नांगफनी में रात में खुला रहता है, दिन में बंद रहता है, लेकिन बाकी जो पौधे होते हैं वो सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्यास्त से पहले रंध्र प्रायः बिल्कुल बंद रहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन एवं रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाती है। आरंभ में वाष्पोत्सर्जन नगण्य होते हैं। धीरे धीरे जैसे ही क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है, तो वृद्धि होने के साथ साथ पूर्वाह में क्या होते हैं, 10 से 11 बजे के आसपास पूर्णतः ये खुल जाते हैं और इस समय ये सर्वोच्च दर से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। उच्च वाष्पोत्सर्जन होते रहने अनंतः क्या होते हैं, पत्तियों की मेसोफिल का अशून्यता दाब, जो टर्गर प्रेशर होता है, वो धीरे धीरे घट जाते हैं और घटने के बाद बढ़ते वाष्पोत्सर्जन की दर के अनुरूप जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर नहीं बढ़ पाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, 11 बजे से 1 बजे सब कोशिकाओं की स्थिति सलत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। 1 से 3 बजे का धीरे धीरे जल अवशोषण के कारण जो क्या होता है, रक्षक कोशिकाएं पुनः आशून हो जाते हैं और रंध्र पुनः खुल जाते हैं। फिर उसके बाद समय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। प्रकाश की गुणवत्ता तीव्रता में कमी के कारण 4 बजे के आसपास तथा उसके बाद रंध्र धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ये आप लोग को चित्र दिख रहा होगा, इस प्रकार का पोर दिखाई देता है। तो ये कौन सा दिशा है, खुले रंध्र का, खुले स्टोमेटा का। तो ये खुल जाता है, खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और बंद होते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि देख लेते हैं। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि में क्या होता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की अर्थात दैनिक गति समझने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला जो होता है पराशर सिद्धांत। यह सिद्धांत जो होता है वॉन मॉल ने 1856 के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वॉन मॉल के द्वारा 1856 में दिया था। वॉन मॉल के अनुसार क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पराशनीय रूप से सक्रिय होते हैं और पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये पदार्थ रक्षक कोशिकाओं के द्वारा पराशर दाब को बढ़ा देता है। ये क्या करेगा, किसने दिया है, वॉन मॉल ने दिया है, ये याद रखना है। और कब दिया, 1856 में दिया है। तो वॉन मॉल के अनुसार क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पराशनीय रूप से ये कैसे होता है, सक्रिय पदार्थों का निर्माण करता है और ये पदार्थ रक्षक कोशिकाओं को पराशर दाब को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे ही पराशर दाब बढ़ने के कारण रक्षक कोशिकाओं में सहायक कोशिकाओं से जल का अंतःपराशन होता है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं अशून्य हो जाती है। अंतःपराशन मतलब जो जल जो होती है वो अंदर की ओर रहता है, मतलब पत्तियों के अंदर की ओर रहता है, स्टोमेटा के अंदर की ओर रहता है, तो जिसके कारण से रक्षक कोशिकाओं में अशून्य टर्जित हो जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि में ये पदार्थ श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं और रक्षक कोशिकाओं का पराशर दाब घट जाता है। पराशर दाब के कम होने के कारण क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं से जल बाह्य पराशर द्वारा सहायक कोशिकाओं में चले जाते हैं।
ठीक है, तब रंध्र बंद हो जाते हैं और इसे प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। तो यह सिद्धांत जो है लॉयड ने 1908 के द्वारा दिया गया था। सारे 1926 ने बताया है कि पीएच क्षारीय माना कि पीएच क्षारीय माध्यम होने पर रंध्र खुले होते हैं तथा अधिक अम्लीय होने पर रंध्र बंद होते हैं। स्टीवर्ट ने 1964 में बताया कि रक्षक कोशिकाओं में ग्लूकोज मोनोफास्फेट का परिवर्तन होता है और ग्लूकोज एवं अकार्बनिक फास्फेट में होने से ही उसका परासरण दाब बढ़ता है। तो यह सिद्धांत रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जैसे दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो रक्षक कोशिकाओं में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का निर्माण होता है और जैसे ही शर्करा का निर्माण होता है तो संचित जो स्टार्च होते हैं वो फास्फोराइजेशन एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ क्षारीय माध्यम पीएच 4 होती है क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है अधिकतर भाग का उपयोग शर्करा बनाने में कर लिया जाता है और जैसे शर्करा बनाने में रक्षक कोशिकाओं के जो रस का सांद्रण बढ़ जाता है जिससे ये जो कोशिकाएं होती है संलग्न सहायक कोशिकाओं से पराशरण द्वारा जल अवशोषण कर लेते हैं। अंत में स्फीतित हो जाते हैं। स्फीतित मतलब टर्जित प्रेशर लगता है और रंध्र खुल जाते हैं और वाष्प एवं गैस के द्वारा आदान प्रदान हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रातःकाल का जो दिया गया है तो स्टार्च प्लस जो होता है H3PO4 जो होता है वो N ग्लूकोज प्लस 1 फास्फेट बना लेता है और N ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना के इस तरह से आगे जो होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट जल में परिवर्तित हो जाते हैं, जल के साथ क्रिया कर लेते हैं और फास्फोटेज एंजाइम उपस्थित होता है ग्लूकोज पर H3PO बना लेते हैं। इस तरह से ये पाया जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सक्रिय के प्लस आयन परिवहन देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो इस सिद्धांत को लेविट ने 1974 में दिया था। इसकी विस्तृत व्याख्या को फ्यूजिनो 1957 और फिशर 1968 को जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार के प्लस आयन का रक्षक कोशिकाओं के अंदर जाने और बाहर आने के कारण रंध्र खुले एवं बंद होते हैं। ठीक है, रक्षक कोशिका यदि अंदर जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे और रक्षक कोशिका बाहर निकलते हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। तो रक्षक कोशिकाओं में मौलिक अम्ल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। फिर ये या फिर संचित स्टार्च से बने होते हैं। मैलिक अम्ल जो होते हैं विघटित होकर H+ एवं मेलेटाइन बना लेते हैं और H+ आयन रक्षक कोशिकाओं से बाहर की ओर गति करते हैं तथा इसके बदले में K+ आयन आते हैं। H+ एवं K+ आयनों की अदला बदली में लगने वाले जो ऊर्जा होती है ATP से प्राप्त होती है। रक्षक कोशिकाओं में K+ की सांद्रता बढ़ने से उसका पराशरण दाब बढ़ जाता है और यदि रक्षक कोशिकाओं में K+ आयन की सांद्रता कम होती है तो पराशरण दाब भी कम हो जाता है।